मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट के साथ। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम बेसिकली समझते क्या है, हम समझते हैं कि लर्निंग क्या है। कुछ फैक्ट्स वगैरह को, कुछ डेटा वगैरह को हमने याद कर लिया, इनकलकेट कर लिया, और वही क्या है लर्निंग, और उसी से हम अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं और सोचते हैं हमें पता है। लेकिन यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं, लर्निंग वो नहीं कि तुम ज़रा सी चीज़ को कुछ याद कर लिया, कुछ फैक्ट हो गया, कुछ इन्फॉर्मेशन को तुमने मेमोराइज करनी है, वो लर्निंग नहीं है। बल्कि तुम कैसे क्रिटिकली सोच पाते हो, तुम कैसे क्रिटिकली सोच पाते हो, कैसे जो तुम्हारी नॉलेज है, तुमने सीखा है क्लासरूम के अंदर, उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हो, वो चीज़ क्या है, वो है रियल नॉलेज, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं। और ये जो हमारा कोट है मेरे प्यारे बच्चों, समझता हूँ आ गया होगा आपको इसका मतलब। ये जो हमारा कोट है हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन से काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई जो है वो 2 एग्ज़ाम पैटर्न या 2 एग्ज़ाम स्कीम लेके आ रखा है। तो एजुकेशन सेक्टर का ये हम बेसिकली हमारा जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है हमारे सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सीएपीएफ एग्ज़ाम के पैटर्न को देखेंगे तो इसका पैटर्न जो है अब वो नेशनल सिक्योरिटी वगैरह से शिफ्ट होके जो हमारे जनरल सोशल टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आ रहा है। तो हमारे यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर वो टॉपिक के अंदर अगर आपको मास्टर्स करना है तो आपको मल्टी डायमेंशनल नॉलेज होनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी, और स्पेशली उन टॉपिक्स के अंदर जो टॉपिक्स लाइमलाइट के अंदर है, न्यूज़ के अंदर है। और वही चीज़ हम करते हैं अपने नॉलेज पूल को बढ़ाने के लिए। तो यही हमारा उद्देश्य है। चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते। देखो जैसे मैंने आपको बताया, सीबीएसई जो है वो अब इंट्रोड्यूस कर रहा है 2 बोर्ड एग्जाम्स पर ईयर। मतलब क्या कि एक साल के अंदर, पहले जो सीबीएसई था क्या करता था, एक साल के अंदर सिर्फ एक बार बोर्ड होता था हमारा। अब सीबीएसई जो है एक साल में 2 बोर्ड लेगा, एक बार होगा फरवरी या मार्च में, उसके बाद दूसरा होगा मई में। तो पर्पस क्या है इस पॉलिसी चेंज का, क्यों जो है सीबीएसई ये जो चेंज कर रहा है ये करना चाहता है। सिंपल पर्पस यहाँ पे बता रखा है कि आप सभी को पता है स्टूडेंट्स के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है अगर एक एग्ज़ाम होता है। एक एग्ज़ाम होने की वजह से स्ट्रेस कैसे आ जाता है, स्टूडेंट्स को लगता है अगर कि इस एग्ज़ाम में नहीं किया तो हमारा क्या होगा, हमारा एक साल बर्बाद चला जाएगा, नंबर कम आ गए तो क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट ईयर है वो वेस्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ही गैप के अंदर वो दूसरा एग्ज़ाम दे सकता है, और जो उसको अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट लानी है वो ला सकता है, ये यहाँ पे बता रखा है। और इसका जो असेसमेंट होगा, हॉलिस्टिक असेसमेंट होगा, जो हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 की, उसके अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे जो सीबीएसई जो स्कीम लेके आया है, 2 एग्ज़ाम पॉलिसी जो लेके आया है, प्रॉमिसिंग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो अगर पॉलिसी आ गई तो होगा क्या कि बच्चों के जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, स्टूडेंट सुसाइड की जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास अब मौका होगा कि अपने एग्ज़ाम्स में नंबर को इम्प्रूव कर पाए। लेकिन इस एडिटोरियल में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे चैलेंजेस भी बता रखे हैं, तो चैलेंजेस थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे जो क्रिटिक्स हैं, द हिंदू क्रिटिक्स, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं सीबीएसई के द्वारा कि भाई जो 2 एग्ज़ाम पॉलिसी अगर लेके आ जाएंगे तो स्ट्रेस जो है रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन एम्पेरिकली देखें तो ऐसा कुछ होगा नहीं। इसकी वजह से होगा क्या कि वो जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों इंक्रीज़ हो जाएगा? क्योंकि पहले उन्हें साल में 1 पेपर देना पड़ता था, अब उन्हें 2 पेपर देंगे। तो जो 2 पेपर का स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को क्रिपल कर देगा। ये यहाँ पे बता रखा है कि अब जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट चाहता है कि अब उसके मार्क्स जो हैं वो पहले से बेहतर हो जाए, पहले से इम्प्रूव हो जाए। तो पहले जो एक एग्ज़ाम उसमें डिसाइड कर लेता था, डिसाइडिंग फैक्टर होता था, अब उस एग्ज़ाम के अलावा दूसरा एग्ज़ाम में जिसमें उसे दूसरा चांस मिलेगा। तो यहाँ पे जो है जो स्ट्रेस की, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, जो फीलिंग होती है, हर एक बच्चा जो है अपना एग्ज़ाम इम्प्रूव करने के लिए, अपने मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए दोनों एग्ज़ाम देगा, और जो प्रेशर है उसको 2 बार फील करेगा, पहले वो सिर्फ 1 बार फील करता था। ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे आर्ग्यूमेंट है। दूसरा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं कि गवर्नमेंट ने, या बोल लीजिए सीबीएसई ने, 2 एग्ज़ाम्स की डेट तो दे दी हैं, लेकिन इन दोनों एग्ज़ाम्स की डेट के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब कि अगर वो इम्प्रूवमेंट भी करना चाहेगा तो इतना ज़्यादा उसको टाइम नहीं दे रखा कि वो इम्प्रूवमेंट कर पाए। ये यहाँ पे अच्छा आर्ग्यूमेंट दे रखा है। उसके अलावा वो बता रखा है कि ये जो 2 एग्ज़ाम पॉलिसी है, इसकी वजह से जो स्ट्रेस कम हो जाएगा, इसका दावा किया जा रहा है। ये तो पहले ही हम इसको खंडित कर दिया गया है कि ऐसा तो कुछ होगा नहीं, स्ट्रेस उल्टा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या चीज़ होगी? यहाँ पे जो चीज़ होगी वो क्या
कि इससे कोचिंग डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। देखो पहले एक एग्जाम होता था, सारे बच्चे जो है कोचिंग वगैरह ले लेते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 एग्जाम होंगे, तो जो उनका एक्सपेंडिचर है बच्चों का वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा उस सेकंड अटेम्प्ट के लिए। देखो यहाँ पे यही चीज़ बता रखी है कि ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कहीं ना कहीं रोट लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रही है, रोट लर्निंग को री कर रही है, इंस्टेड ऑफ जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था क्रिटिकल थिंकिंग के। जबकि जोर कहाँ पे होना चाहिए हमारा, क्रिटिकल थिंकिंग पे, ना कि रोट लर्निंग पे। लेकिन ये जो सेकंड अटेम्प्ट की जो पॉलिसी है सीबीएसई की, ये रोट लर्निंग को ही जो है प्रमोट कर रही है, ये यहाँ पे बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, चैलेंजेस की बात करें तो देखो यहाँ पे हमने जो जो अभी चैलेंजेस देखे वो तो है ही, प्लस लॉजिस्टिक का भी चैलेंजेस है। जैसे कि देखो डबल एग्जाम होंगे तो डबल कॉपी को इवेल्युएट करना पड़ेगा, होगा कि नहीं, है कि नहीं बताओ। बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जो डबल एग्जाम होंगे तो डबल कॉपीज को इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बता रखा है कि 2026 में ऐसी आशंका है कि 26 लाख कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर होंगे 10th क्लास के बोर्ड के लिए। अब 10th क्लास के बोर्ड के लिए 26 जो लाख जो है स्टूडेंट्स है, 5 सब्जेक्ट है इंटू 5 कर लो, उसके बाद फिर 2 से गुणा कर लो, तो कहीं ना कहीं 1,72,00,000 जो है या फिर 17.2 मिलियंस जो कॉपीज़ हैं वो इवेल्युएट की जाएगी। तो बहुत ही मैसिव जो बर्डन है वो टीचर्स के ऊपर पड़ जाएगा, यही यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट दे रखा है। और आपको पता ही है कि एसआर जो है वो वैसे ही रिपोर्ट निकालता रहता है कि टीचर और पीपल का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं डगमगा रखा है कि 1 लाख स्कूल्स कुछ ऐसे हमने रिपोर्ट देखी थी, 1 लाख स्कूल्स कुछ ऐसे हैं जहाँ पे 1 या 1 से कम टीचर्स हैं। तो टीचर्स की संख्या वैसे ही कम है और यहाँ पे 2 एग्जाम पॉलिसी देखे टीचर्स पे जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद जो एग्ज़ाम के पेपर इवेल्युएट होंगे उनकी क्वालिटी में क्या होगा, वो सारे इश्यूज अलग से जनरेट होते हैं। तो देखो ये सारी चीज़ें तो एकदम साफ है कि अगर 2 एग्ज़ाम होंगे तो बर्डन तो टीचर्स पे पड़ेगा ही, न्यू रिक्रूटमेंट नहीं होगी तो एजुकेशन की क्वालिटी फिर से हैम्पर होगी, जो कि हमारी क्वालिटी ऑलरेडी हैम्पर्ड है। एसआर रिपोर्ट आपको पता ही होगा कि एसआर रिपोर्ट है वो हर साल बताता है कि जो 4th क्लास का बच्चा है उसको 2nd क्लास के बच्चे की बुक पढ़ना नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, किसकी वजह से, क्योंकि टीचर्स के ऊपर और ज़्यादा बर्डन पड़ गया अननेसेसरी वाला। अब यहाँ पे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है इसके अपोजिशन में कि जो 11th में एडमिशन होना होगा बच्चे का वो डिले हो जाएगा। लेट्स से अगर वो सेकंड साइकिल में आ जाता है तो यहाँ पे 11th के अंदर तो एडमिशन सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो वो फिर एडमिशन लेगा कहाँ। तो ये अपने आप में एक इशू जनरेट होता है, किसकी वजह से हो रहा है, क्यों, 2 एग्ज़ाम पॉलिसीज़ की वजह से। तो ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे बता रखा है किसके अगेंस्ट में, उसके 2 एग्ज़ाम पॉलिसी के अगेंस्ट में। इसके अलावा ये तो हो गए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, ये तो हमारे हो गए लॉजिस्टिक चैलेंजेस। इसके अलावा जो इंडिविजुअल पे जो चैलेंजेस आएगा, इनइक्वालिटी आएगी, वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएगी 2 एग्ज़ाम पॉलिसी की वजह से। देखो यहाँ पे यही बता रखा है कि एग्जामिनेशन फ़ी अब सब स्टूडेंट्स को 2 बार देनी पड़ेगी, पहले 1 बार देते थे। तो ये क्या चीज़ है, ये जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो पुअर स्टूडेंट्स हैं जो शिक्षा लेना चाहते हैं उनके ऊपर डबल बर्डन पड़ जाएगा। तो जो स्ट्रेस रिड्यूस करने की बात कर रहे थे, स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ेगा, ये यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद अब सोच के देखो कि जो हमारा जो पुअर स्टूडेंट है, ठीक है, जो गरीब तबके से आता है, जिसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा गरीब है, वो कैसे करेगा। इसकी वजह से होगा क्या, देखो हमने देखा था कोचिंग इंडस्ट्री बढ़ जाएगी, तो जो रिच क्लास है वो अपने बच्चों को उन कोचिंग्स में पढ़ाएगी, पढ़ाने के बाद ड्यूअल एग्ज़ाम से वो अपने परसेंटेज को इम्प्रूव कर लेगी। लेकिन जो पुअर क्लास से आता है, ठीक है, वो एक तो एग्ज़ाम की फ़ी जमा कराने में असमर्थ होगा और इन लोगों से फिर वो compete नहीं कर पाएगा। और जो ये इनक्वालिटी है स्टूडेंट्स के बीच में, जो कि एजुकेशनल इक्वालिटी रीज़न है फाइनेंशियल इनक्वालिटी का, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये जो गल्फ है पुअर और रिच के अंदर, ठीक है, वो गल्फ बढ़ता ही चला जाएगा, ये 2 एग्ज़ाम पॉलिसी की वजह से, ये यहाँ पे बता रखा है। तो हमें करना क्या चाहिए फिर मेरे प्यारे बच्चों, रिकमेंडेशन यहाँ पे दे रखी है कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड असेसमेंट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि रीशेड्यूल करना चाहिए एग्ज़ाम को। देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही बोला था क्या, कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना चाहिए, ना कि हमें रोट लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए। तो सबसे पहला सॉल्यूशन यही है। दूसरा, हमें स्ट्रक्चरल रिमेडियल प्रोग्राम लेके आने की ज़रूरत है, ना कि 2 जो है एग्ज़ाम पॉलिसी की। देखो 2 एग्ज़ाम यहाँ पे हो भी रखे हैं, तो बीच में जो गैप है वो बहुत कम है। अगर लर्निंग आउटकम इम्प्रूव करना है तो इन 2 गैप के बीच में हमें रिमेडियल प्रोग्राम लाने की ज़रूरत है, ताकि लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो पाए।
प्लस यहाँ पे बता रखा है कि फ़ी का स्ट्रक्चर हमने देखा कि फ़ी में डिफ्रेंशिएट होगा, तो यहाँ पे जो बच्चा दोनों जो है वो अटैम्प्ट करेगा उसके लिए फ़ी में जो है रिडक्शन होना चाहिए, लोअर फीस होनी चाहिए। ये यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है। उसके बाद एक आर्ग्यूमेंट और दिया जा रहा है, एक रिकमेंडेशन दी जा रही है क्या, कि अगर फुल स्केल पे जो है ये प्रोग्राम लेके आना है तो फुल स्केल पे लाने से पहले एटलीस्ट पायलट प्रोग्राम तो लेके आओ, ताकि पता चले कि वायबिलिटी क्या है इस प्रोग्राम की। ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं कि करेंटली जो है एटलीस्ट इस प्रोग्राम को जो है 30 स्कूल्स के अंदर टेस्ट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट क्या आएगा उसके बेस में जो है फुल स्केल में इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तीसरा यहाँ पे बता रखा है कि ये जो हमारा पायलट प्रोग्राम होगा इसका जो रिजल्ट आएगा इसके बेस पे ही जो है इसको फिर ग्रेजुअली एक्सपांड करने की ज़रूरत है, ना कि एकदम से पूरे देश के अंदर 2 एग्ज़ाम पॉलिसी को लेके आने की ज़रूरत। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये जो 2 एग्ज़ाम पॉलिसी थी इससे काफ़ी सारे आपको पॉइंट मिल गए होंगे कि क्या क्या, कि हमें ऐसे लिखना कैसे होता है। सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को जानना है, प्रॉब्लम जानी तो उसका फिर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद फिर रिकमेंडेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होनी, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, प्लस करंट जो इवेंट्स है वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये सारा हमारा एक प्रोग्राम है कि आपको कैसे सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये समझ आ गया होगा आपको। ये आज का जो है अपना पेपर 2 का जो है टॉपिक है, बच्चों ने लिखना चालू कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि बच्चे लिखते हैं, शेयर करते हैं अपनी कॉपीज़, और दूसरे बच्चे जो है वो कमेंट भी करते हैं। कुछ बच्चे जो है सिर्फ देखते रहते हैं और कमेंट नहीं करते। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने जो पीर्स हैं, आपके सहपाठी हैं, उनकी हेल्प कीजिए। उनको इम्प्रूव करेंगे तो आप खुद इम्प्रूव होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आपको आगे बढ़ना है। जब आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे, ट्रेनिंग पे जाएंगे, तब भी तो आपको यही सिखाया जाएगा क्या, कि जो अपना साथी है उसको अपने बड़ी पैर को कभी नहीं छोड़ना अकेला, ठीक है। तो यही चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप ये समझ आ गया होगा। चलो लिखो, लिखने के बाद ग्रुप जो है हमारा डिस्कशन ग्रुप, उसमें शेयर करो। डिस्कशन ग्रुप का जो लिंक है वो इस चैनल के ये जो हमारा ये चल रही है वीडियो, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में ही जो है डिस्कशन ग्रुप का लिंक और हमारा टेलीग्राम का लिंक, जहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड करा रखा है। नेक्स्ट चलते हैं बिसेंग एन। ये क्या चीज़ है बिसेंग एन? देखो हमारे कैग जो है उसने अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बिसेंग एन के साथ। ये है कहाँ पे? गुजरात में है। रिलेटेड है किससे? स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स से। तो बस यही था। एक न्यूज़ आई थी कि जो कैग है अपनी ऑडिट कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए उसने किसके साथ साइन किया है? बिसेंग एन के साथ, ठीक है। तो यही है, पहला क्वेश्चन भी यही बन जाता है। ट्राई करो इसको, एटलीस्ट ट्राई तो करो कि देखो आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, देखो इंडिया की ये पहली यूनिवर्सिटी बन जाएगी। अभी लोकसभा में इसका जो बिल है, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 पास हो चुका है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है हमारी इंडिया की पहली जो है कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी होगी। तो इसको इसीलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। अभी तो ये न्यूज़ चलेगी आगे तक। आपको जस्ट करना क्या है, कभी कोऑपरेटिव्स का कोई टॉपिक आ जाता है, क्योंकि अभी यूपीएससी जो है CAPF की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ भी टॉपिक पूछ लेता है और एक्सपेक्ट भी नहीं होता। तो अगर कोऑपरेटिव पे आ जाता है तो ये भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है कैसे जो है कोऑपरेटिव्स को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोऑपरेटिव्स क्या है, एक तरह से बफर जोन है। बफर जोन कैसे हैं? ये बफर जोन है हमारे एग्रीकल्चर से यूथ को निकाल के इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट करने का। तो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चरल जो शिफ्ट करना है उसके लिए कोऑपरेटिव एक की जो है पॉइंट साबित हो सकता है, की रोल प्ले कर सकता है। गवर्नमेंट ने इसको पहचान लिया और गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है। वो एफर्ट क्या है? वही है हमारी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नाम क्यों रखा है? क्योंकि अमूल के जो फाउंडर थे उनका नाम था त्रिभुवन। तो छोटा सा था इन्फॉर्मेशन, अभी चलेगी, इससे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कोऑपरेटिव के लिए क्या क्या गवर्नमेंट के एफर्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन UPI। अभी रिसेंटली क्या हो गया था कि जो UPI है वो चलना बंद हो गया था 1 घंटे के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है चहल पहल हो गई थी इंडिया के अंदर। तो उसी के ऊपर आज का ये टॉपिक है, क्योंकि न्यूज़ तो ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये जो UPI है, डिजिटल ट्रांजैक्शन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं थोड़ा UPI के बारे में भी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों? ये UPI से हम जो है मल्टी बैंकिंग अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन से। अब ऐसा नहीं है कि आप एक्सिस के आपको SBI में ट्रांसफ़र करना है तो आपको पहले SBI का जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। आप पे दूसरा जो कार्ड है वो है, आप पे कार्ड कौन सा, लेट्स से बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं,
ऐसा नहीं है। यूपीआई पे आधारित जो भी हमारी ऐप है उसको डाउनलोड करके आप एक ही ऐप से, जैसे पेटीएम हो गई या फिर मान लीजिए हो गई फ़ोन पे हो गई, उस एक ही ऐप से जो है आप अब मल्टीपल अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। यही यहाँ पे यूपीआई की खासियत है, ठीक है। ये जो यूपीआई है डेवलप किसने किया है? ये डेवलप किया है एनपीसीआई ने 2016 के अंदर। ये थोड़ा सा याद रखना, डेवलप किसके ऊपर किया है? इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज के ऊपर, आईएमपीएस के ऊपर डेवलप किया एनपीसीआई ने। अब ये करता क्या है? पढ़ता वही चीज़ है, पर्सन टू पर्सन भी पैसे ट्रांसफ़र करता है, पर्सन टू मर्चेंट भी पैसे ट्रांसफ़र करता है। अब एनपीसीआई के बारे में जाने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जाने, तो ये जो एनपीसीआई है ये रिटेल पेमेंट हो गई या सेटलमेंट सिस्टम हो गया इंडिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं टैकल करता है। आरबीआई का इनिशिएटिव है, आरबीआई और सिर्फ आरबीआई का नहीं, सिर्फ आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन का इनिशिएटिव है। ये हमारा अंडर प्रोविज़न ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो ये जो हमारा एनपीसीआई है ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ये थोड़ा सा याद रखना। एनपीसीआई का मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं, जितना उसका खर्चा लगता है बस उतना निकालना। तो आपने देखा भी होगा यूपीआई बेस्ड जो है आप ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो कुछ उसके चार्जेस आप पे लगते नहीं है। वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट ने नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के थ्रू बना रखा है सेक्शन 8 के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और ये जो एनपीसीआई है, रुपे कार्ड हो गया, आईएमपीएस हो गया, यूपीआई हो गया, भीम हो गया, भीम आधार हो गया, भारत बिल पे हो गया, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब किसका इनिशिएटिव है, किसके प्रोडक्ट है? एनपीसीआई के, ठीक है। तो एनपीसीआई के बारे में भी हमने थोड़ा सा जान लिया है। अब थोड़ा सा ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। यूपीआई की जो लिमिट है 1 लाख थी, लेकिन अगर हॉस्पिटल या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट में आपको पेमेंट कर रहा है, लेट्स से आप जो है बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जो है कोचिंग लेना चाहते हैं और आप पे बहुत सारे पैसे हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक स्कैन किया और 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र, बस इतना। उसके बाद आप अगर शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट हो गया, लोन रिपेमेंट करना चाहते हैं, इंश्योरेंस वगैरह लेना चाहते हैं, तो उसकी कैप 1 लाख रुपए नहीं है, उसकी कैप है 2 लाख रुपए। मतलब क्या कि 2 लाख रुपए तक के शेयर हो गए, इंश्योरेंस हो गया या फिर लोन का रीपेमेंट हो गया, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ई मैंडेट लिमिट जो है वो अब 1 लाख रुपए हो चुकी है। ई मैंडेट लिमिट जो होती है वो क्या होती है कि लेट्स से आपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है या म्यूचुअल फंड में पैसा कटना है, तो बिना वो ओटीपी वगैरह मांगे वो कट जाता है। तो ये ई मैंडेट जो लिमिट्स है ये 15,000 से 1 लाख रुपए हो चुके हैं। तो ये कुछ चेंजेस हुए थे, अभी रिसेंटली हुए थे, हाल फिलहाल में 2024 में। तो आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर है मेरे प्यारे बच्चों ये 2, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो ये आता है या नहीं आता, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। USCIRF रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है बेसिकली इसने इंडिया को बोला कि भाई जो इंडिया है अपने यहाँ पे माइनॉरिटीज़ जो हो गई, रिलीजियस माइनॉरिटी, उसको जो है प्रताड़ित करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, और इंडिया को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न, CPC, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी के अंदर डाल दिया। और इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री नहीं थी, 15 और कंट्री थी जिनको यहाँ पे डाल दिया। इंडिया ने वहाँ पे बोला कि इंडिया जो है, जो वहाँ के एक्ट है, इंडिया के जो एक्ट हैं, ऊपा हो गया, FCRA हो गया, CAA हो गया, इनका यूज़ करता है रिलीजियस माइनॉरिटी को प्रताड़ित करने के लिए। तो थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, इतने ज़्यादा एलिगेशंस लगा रहे हैं तो क्या चीज़ है USCIRF। देखो ये जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1998 के अंदर, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के अंदर। कौन सा एक्ट? इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। ये US का एक्ट है, ना कि UN का, इसको थोड़ा सा याद रखना। ये जो है बेस्ड है किसके? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड के, स्पेशली आर्टिकल 18 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा याद रखना, ये USA का है, UN का नहीं है, ये बेस्ड है उस पर, ना कि उससे पावर लेता है। बस ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। बाकी MCQs करोगे, तीसरा नंबर ही होगा, बाकी MCQs करोगे तो समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो कल हम MCQs को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम SAM, VLSRSAM। ये क्या चीज़ है? DRDO ने नेवी के लिए एक सरफेस टू एयर मिसाइल बनाई है। चांदीपुर उड़ीसा में इसका टेस्ट किया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं? VLSRSAM, ठीक है। ये जो VLSRSAM है ये वर्टिकली लॉन्च होती है, सारी वर्टिकली लॉन्च होगी, और सरफेस टू एयर मिसाइल है, ऑल वेदर कैपेसिटी वाली, ठीक है। नेवी के लिए है ये, नेवी के लिए थोड़ा सा याद रखना, ऑल वेदर कैपेसिटी वाली मिसाइल है। शिप बॉर्न वेपन है, जब नेवी के लिए होगा तो शिप में तो बॉर्न करेंगे ही, ठीक है। उसके बाद
फीचर क्या है इसके अंदर, इंडिजीनियस रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लगा हुआ है और डेवलप किसने करी है, DRDO ने, ना कि इसरो ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 4 मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ही है, हाँ बिल्कुल 4 ही है। इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखा करो, ट्राई करा करो कि भाई तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा। कल के क्वेश्चन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सहयोग पोर्टल, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है। इट हैज़ बिन डेवलप्ड टू क्रिएट एन इफेक्टिव फ्रेमवर्क अगेंस्ट साइबर क्राइम ग्लोबली। देखो ये सहयोग पोर्टल तो इंडिया के अंदर डेवलप किया गया है, ग्लोबली नहीं डेवलप किया गया, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ मैनेज्ड बाय मैती, सहयोग पोर्टल MHA के द्वारा मैनेज किया जाता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैती नहीं है। चलो इसको थोड़ा सा स्पेयर साइड में रख देते हैं। इट हैज़ कंट्रोल ओवर ऑल द एजेंसीज ऑफ द कंट्री, नहीं नहीं नहीं, सहयोग पोर्टल के अंदर ऑल द एजेंसी नहीं था, ऑल द ऑथराइज्ड एजेंसी जो थी उनके ऊपर कंट्रोल था। द गवर्नमेंट अंडर दिस इंस्ट्रक्ट इंटरमीडिएट्स टू रिमूव इंफॉर्मेशन, डी एकदम सही है। तो हमारे 3 गलत हो गए, MHA था शायद, एक बार देख लेना, लेकिन मेती नहीं था, इतना मेरे को याद है। तो हमारा डी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। सेकंड देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्पीचमेंट ऑफ जजेस। जज इंक्वायरी एक्ट प्रोवाइड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ जजेस फॉर मिसकंडक्ट इन ऑफिस और करप्शन केसेस। देखो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है, अब तुम्हें सही लग रही होगी कि सर सही तो लिखा है, जज इंक्वायरी एक्ट के अंदर ही तो इम्पीचमेंट प्रोवाइड करा रखी थी। नहीं, देखो जज इंक्वायरी एक्ट के अंदर प्रोसेस बता रखी थी इम्पीचमेंट की, यहाँ पे प्रोसेस बता रखी है इम्पीचमेंट की, ना कि इम्पीचमेंट वो प्रोविजन प्रोवाइड करा रखा है। प्रोविजन तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड करा रखा है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अ कमेटी ऑफ इंक्वायरी शुड कॉम्प्रोमाइज 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 1 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अ कमेटी ऑफ इंक्वायरी, कमेटी ऑफ इंक्वायरी कौन सी वाली थी, एक तो थी हमारी पहले वाली कमेटी, दूसरी वाली कमेटी, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये वाला पहला तो स्टेटमेंट आई एम श्योर कि गलत है, तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। सही हमें फाइंड करनी है, या तो बी होगा या डी होगा। हमने देखा था एक तो होती है इन हाउस कमेटी, एक थी इन हाउस थी, इन हाउस वाली थी, उसके अंदर ये सारा सीन था, और बाकी जो थी उसके अंदर ये नहीं था। नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। देखो अ कमेटी ऑफ इंक्वायरी, जो इंक्वायरी कमेटी थी पार्लियामेंट वाली की बात हो रही है यहाँ पे, तो पार्लियामेंट वाली कमेटी के अंदर तो एक जूरिस्ट भी था, एक सुप्रीम कोर्ट का वो भी था, और एक शायद हाई कोर्ट का भी वो भी था। तो ये तो इन हाउस इंक्वायरी वाली कमेटी की बात हो रही है, ना कि कमेटी ऑफ इंक्वायरी। कमेटी ऑफ इंक्वायरी थी, देखो हमने कल देखा था, याद होगा तुम्हें मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा था एक होती है इन हाउस कमेटी, ठीक है, जो कि इम्पीचमेंट से पहले होती है, इम्पीचमेंट से पहले इन हाउस कमेटी होती है। इम्पीचमेंट के टाइम कमेटी ऑफ इंक्वायरी होती है, वो पार्लियामेंट के उस पर बुलाई जाती है। उसके अंदर 3 जने होते हैं, बिल्कुल जो एक जुरिडिक्शन होता, एक वो होता है जूरिस्ट, जिसपे जो है लॉ की नॉलेज अच्छी से होती है, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, और हमारा एक हाई कोर्ट का जज होता है, शायद ऐसा कुछ होता है, लेकिन जूरिस्ट ज़रूर होता है, ये मेरे को याद आया। तो जूरिस्ट है यहाँ पे, तो कोई जूरिस्ट है नहीं, तो ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, चौथा। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा टफ था। चौथा, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ इज करेक्ट। बनाया मैं नहीं था, लेकिन थोड़ा टफ था, मैं खुद ही भूल गया था, लेकिन अभी मुझे याद है कि ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ थोड़ा सा देख लेते हैं। करेक्ट पूछा है, मतलब कि 3 यहाँ पे इनकरेक्ट है। ऐसी जो है टफ होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा देखना ध्यान से। द स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द हाउस हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन इन द 10th शेड्यूल। ये सही है, हमने देखा था कल कि हमारा चेयरमैन, राज्यसभा का हमारा स्पीकर, दोनों ही जो है वो अथॉरिटी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आ लेजिस्लेचर इज डिस्क्वालिफाइड इफ दे वॉलंटरीली गिव अप देयर पार्टी मेंबरशिप और वोट अगेंस्ट द पार्टी डायरेक्शन इन अ कॉन्फिडेंस मोशन। ऐसा ही कुछ था, कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर विप दिया जाता है, ठीक है, विप की बात मानना ज़रूरी होता है, विप की बात नहीं मानते तो डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। ये भी सही है, यहाँ गलत पूछा है क्या। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन नॉट रिव्यू द स्पीकर्स डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन।
ये गलत है, क्योंकि किहोतो होलोहन केस आया था जिसके अंदर जुडिशियल रिव्यू जो था सुप्रीम था, तो यहाँ पे तो वो मना ही कर रखा है, तो ये हमारा गलत हो गया। द एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाइज ओनली टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट टू द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, नहीं ये भी गलत है। तो देखो यहाँ पे 2 सही हो गए, हमारे 2 गलत हो गए, तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ा रखा है, तो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ के बनाता हूँ, रात को देखो तो मैं अभी तक भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 11 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, लेकिन हम जब डिस्कस करते हैं तो उसमें मैं कर देता हूँ, ठीक। 2 हमारी सही हो गई, 2 हमारी लास्ट की स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे सही पूछा था तो ए और बी हमारा सही है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, ठीक है। आज की डिस्कशन में मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही है। आई होप कि आपको समझ आया होगा और थोड़ा बहुत इन्जॉय भी करा होगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। मैं थोड़ा ट्राई करूँगा जल्दी लाने का, बट मैं माफ़ी चाहता हूँ।